शायद मेरा फ्यूचर इज ऑल अबाउट गॉन, कुछ है ही नहीं मेरे पास अभी, क्योंकि बस वही एक एग्जाम था जो ये डिसाइड करता था इंडिया में कि आप एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं या फिर एक 12th पास किड है। आप यही एग्जाम आपको डिसाइड करता था कि आप इंडिया में एक बच्चा है या फिर एक डॉक्टर है। सर मुझे बताइए कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, या तो आपके फैमिली में कोई भी डॉक्टर्स नहीं थे, मैं पहला ही डॉक्टर था। ओके, जैसे साल पेपर लीक हुआ था ना नीट पेपर में, बेसिक उस साल भी हुआ था, पर उस साल में क्या हो रहा था, और रशिया इतना अच्छा जगह है ना, वहाँ पे हमको कोई आज तक डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था। मतलब मैं मानता हूँ आपके जो साथ में इंडियन लोग होंगे ना, वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन रशियन लोग नहीं। वो लोग आपसे कोई यूनिवर्सिटी के दौरान, मेरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी बहुत हार्ड थे। मैं बोला जैसे मेरा डीन बहुत टफ है, तो हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम को मैं पर्सनली बहुत लाइटली तो कभी नहीं लेता था। मैं मानता नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूं चित्राली वांदे एंड मी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीला मी 6th इयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, ठीक है, डॉक्टर शुभम। सो इनका मैं आपको एक थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। ये ऑरेंजबर्ग से ही पास आउट है एंड मेरे सीनियर रह चुके हैं। एंड जो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम फेमस जो डाउट होता है वो लाइक सब बच्चों को लगता है कि क्या एफएमजीज को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, एफएमजी होने के बाद क्या प्रोसीजर होती है। तो सर जो है वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड सैलरी कितनी होती है, ये सारे सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है। सो सर प्लीज आप एक अपना इंट्रो दीजिए। हाय, आई एम डॉक्टर शुभम। जैसे ही ये पॉडकास्ट आगे बढ़ता रहेगा तो आपको मेरे बारे में कुछ ज्यादा पता चलता ही रहेगा, तो इसलिए मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि अभी शुरू करते हैं, तो बाद में धीरे धीरे अनफोल्ड होता ही रहेगा कि मैं क्या क्या हूँ क्या नहीं किया हूँ, वो सब कुछ आपको पता चलता ही रहेगा ना। पहले से हम शुरू कर देते हैं अपना पॉडकास्ट को, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है सर, मुझे बताइए कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, या तो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि नहीं आप डॉक्टर बनिए। क्या आप अपने फैमिली के पहले डॉक्टर हैं या आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, मेरे पूरा फैमिली में कोई भी डॉक्टर्स नहीं थे, मैं पहला ही डॉक्टर था। ओके, जैसे कि मैंने अपना 12th पास किया था 2013 में, ठीक है, तो मैंने 2 साल ड्रॉप किया था। पहले साल ट्राई किया 2014 में कोटा में, तब था एआईपीएमटी। ओके, फिर 2015 में पहली बार नीट आया था और उसी साल 2015 में ही पेपर लीक हो गया था। जैसे इस साल पेपर लीक हुआ था ना नीट पेपर में, वैसे ही उस साल भी हुआ था। पर उस साल में क्या हो रहा था ना, कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शायद दोबारा पेपर नहीं होने वाला है, लेकिन इस साल में जैसे बोला ना कि पेपर ज्यादा देर तक दूर तक लीक नहीं हुआ है ना, एक्सटेंशन ज्यादा नहीं हुआ है, तो फिर इसलिए इस बार नहीं हुआ था, दोबारा पेपर नहीं हुआ था, बस सिंगल पेपर ही हुआ था। लेकिन मेरे साल में 2015 में पेपर दोबारा लिया गया था, तो उसी हिसाब से चलिए मैं उसको तो एक्सक्यूज नहीं मान सकता। तो कुछ भी हो, तो मेरे 2 साल में मेरा हुआ नहीं। और 2015 में जस्ट मेरा स्टेट है उड़ीसा। ओके, मेरे उड़ीसा स्टेट में मेरे लिए जनरल सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ही कम थे। तभी तभी अराउंड 150-200 अराउंड थे, जो कि मेरा नहीं हुआ, जो कि सच्चाई है। तो मैंने ऑलरेडी डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 साल बर्बाद हो चुके थे। तब मेरे पेरेंट्स को, जैसे कि पहले 2015 अराउंड में ना इंटरनेट वगैरह उतना नहीं था जितना अभी 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 आप लोग सब वीडियोस यूट्यूब वगैरह में हर जगह देख सकते हैं। आप चित्राली को सुन सकते हैं कि वो अपने रूम में बैठ के बात कर रही है आप सबसे। पर उस टाइम वैसा नहीं था, उस टाइम यूट्यूब नहीं था। तब हम लोग यूज करते थे आशा का फोन। तब तो, अभी तो आप लोग सबके पास आईफोन हो गया है, लेकिन उस टाइम हम सबके पास आशा फोन होता था, कीपैड फोन होता था। हमारे पास तो तभी स्मार्टफोन भी नहीं था। जब तक मैं रशिया नहीं गया था तब तक मेरे हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, है ना। तो उस टाइम आप समझ सकते हो कि सिनेरियो क्या होता है। आपको उतना क्लैरिटी नहीं होता है कि आपके साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं, जैसे कि अभी भी नए नए बच्चे ढूंढते हैं, नए नए कंसल्टेंसी, फिर भी बहुत सारे किस्सा ऐसा सुनने को मिलता है कि उनका स्कैम हो गया है ना। तभी हमको तो, मुझे तो तभी पता भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था। बस मेरे पेरेंट्स वो थोड़े से एक्टिव थे इस सब चीज में, तो वो कंसल्टेंसी के साथ थोड़े से वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। फिर भी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चलिए, मैं मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं और एक साल तो ड्रॉप नहीं लेने वाला था। मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मैं और एक साल ड्रॉप लेके नीट के लिए प्रिपरेशन करूं। उसके लिए तो बिल्कुल ही मेरे मेरे पास पेशेंस था ही नहीं। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने और मैंने सब डिसाइड करके, पहले हमने चूज किया था क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उस टाइम पे 2015 में। पर कुछ मतलब जैसे कि अभी अभी बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे कि हम पहले पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, आपको पहले माइंडसेट बनाना चाहिए कि आपको सेकंड ऑप्शन क्या रखना है। पर आप जैसे सोचते हो ना कि मैं नीट के टाइम देख लूंगा, नीट के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करके सोच लूंगा कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तब तक आपके लिए सीट नहीं बचता है ना। तभी आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि जो जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं वो फिलअप हो जाते हैं, जो अब्रॉड वाले, रशिया वाले, है ना। तब मुझे नहीं मिला था जो यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए था। तो फिर मुझे ये लोग बोले कि कंसल्टेंसी वाले कि सर आपके लिए अभी ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। और तभी ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में दूसरा बैच चल रहा था, मतलब एफएमजी कोई बच्चा दिए ही नहीं थे, पास आउट भी नहीं हुए थे। तब मुझे उनका वो भी पता नहीं था, उनका क्लैरिटी हमको नहीं पता था, उनका स्टडीज क्लैरिटीज कैसा होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमको नहीं पता था। तो पर जैसे कि मैंने माइंडसेट कर लिया था कि मुझे पढ़ना है एंड आई विल हैव टू मैनेज, जैसे भी हो मुझे मैनेज करके अपना डिग्री लेना ही लेना है, यही बस था। तो मैंने ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए ही एडमिशन ले लिया। पर बहुत कुछ सब कुछ तो मैं बोल नहीं सकता अब। तो सर आपका ऑरेंजबर्ग का कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए।
हाँ, जैसे कि मैं ये तो बोल सकता हूँ, जितने भी रशिया से पढ़ के आए हैं ना, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, पर जो भी जितने पढ़ के आए हैं, जैसे कि मैं और मेरे दोस्त कोई भी, किसी से भी आप पूछ लो ना, हमारे ज़िंदगी के सबसे जो अच्छे 6 साल का वक़्त है ना, वो तो मैं बोलूँगा कि रशिया की लाइफ़। अभी भी मुझे कभी-कभी मतलब सपने में भी मुझे वो रशिया के वो दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए इतना मेमोरेबल लाइफ़ है, और रशिया इतना अच्छा जगह है ना, वहाँ पे हमको कोई आज तक डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था। मतलब मैं मानता हूँ, आपके जो साथ में इंडियन लोग होंगे ना, वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन रशियन लोग नहीं। वो लोग आपसे कोई मतलब बुरा बर्ताव वगैरह डिस्क्रिमिनेट करना, जैसे आप अमेरिका, कनाडा वगैरह में सुनते रहते हैं ना, वैसे तो रशिया में मेरे नज़र में कभी नहीं हुआ था। और वो लोग वैसे कुछ नहीं सोचते, पर हो सकता है आपके आस-पड़ोस वाले लोग सोच सकते हैं, कुछ अच्छा भला बोल सकते हैं, लेकिन रशियन लोग नहीं। तो वो तो मैं बोलता हूँ कि मेरे लाइफ़ के 6 ईयर द बेस्ट मोमेंट आई हैव एवर हैड। वो, और मैं सच बोलूँ, मैं अगर खुद भी आगे जाके जैसे कि बहुत, अगर मैं कभी हो जाता हूँ, सक्सेस हो जाता हूँ, तो मैं हर साल में कम से कम 2 साल में तो एक बार मैं जाऊँगा ही घूमने। बस इसलिए कि मैं उन लोगों से एक बार मिल सकूँ, उस बात कर सकूँ उस रशियन लैंग्वेज में ना, वो इतना प्यारा लैंग्वेज मुझे लगता है, आज भी मुझे बहुत अच्छे से आता है, पर मैं जाऊँगा, रशिया जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। सर कभी आपने कुछ ऐसा करा है आपके ग्रुप ने जिसकी वज़ह से आपको डीन के पास लेके गए हो? हाँ, हमने क्या किया था ना, हम नहीं, हम बहुत मतलब कि हमारा ओरेनबर्ग के जो डीन है, अंतोन ओलेगोविच मिरोनचेक, हाँ, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, हाँ। एंड ही इज़ वेरी वेरी मच स्ट्रिक्ट। उन्होंने तभी आए थे हमारे डीन होके, जब हमने सेकंड ईयर में आए थे। फर्स्ट ईयर में दूसरे कोई सर थे, पर जब सेकंड ईयर में हमको जैसे हवा लग गया था कि रसिया का हवा लग गया था ना, तभी वो डीन बने थे, ठीक है? और हमारे बच्चे क्या कर रहे थे, हमारा, मुझे एक आपको किस्सा बता रहा हूँ, ये मेरे साथ नहीं हुआ था, पर हमारे ईयर में हुआ था ना। तो एक पहला ग्रुप था ना, जैसे कि यहाँ पे हर एक ग्रुप होता है, और हर ग्रुप में 10 से 12 लड़का-लड़की जैसे कि ग्रुप बना के पढ़ाते हैं ना। जो पहला ग्रुप था हमारा, पूरा साल का पहला ग्रुप जो था, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि उस टाइम में, मतलब ऐसे ही थोड़ा-सा हो जाता है ना, पहले-पहले जब जाते हैं तो पता नहीं रहता क्या करना। वो बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट नहीं थे, है ना? पंक्चुअल नहीं थे, ओबीडिएंट नहीं थे, क्लास ज़्यादा नहीं जाते थे, पार्टी-वार्टी भी ठीक है, चलता है, वो मना नहीं है, पर जो भी है जो है ना? तो उन्होंने क्या किया ना, आप ऐसे सोच भी नहीं सकते, वो पूरा ग्रुप को तोड़ दिए, ठीक है ना? वो पूरा ग्रुप को एबोलिश कर दिए, और हर एक बच्चे को दूसरे-दूसरे ग्रुप में डाल दिया। बाप रे! हमारा भी ऐसा ही हुआ था अब सर, फोर्थ ईयर में हमारा भी हाँ, तो समझ सकते हो ना, आप सोच लो, 201 ग्रुप है, वो पूरा डिमिनिश कर दिया, उस ग्रुप को पूरा बंद कर दिए, और सारे ग्रुप को रीअरेंज करके, जो पहले ग्रुप में बच्चे थे ना, वो उन सब बच्चों को एक-एक करके दूसरे-दूसरे ग्रुप में डाल दिए। आप समझ सकते हो, और उनका ऐसा दहशत भी इतना था ना, उतना दहशत इतना था हमारे इस ईयर में, हम सोचते भी नहीं थे कि हम कुछ करें। सर अभी हम भी है। कुछ करें, अभी भी है, वो जब तक रहेंगे वो बरकरार रहेगा ओरेनबर्ग में। सर आपने आपका जो एफएमजी का प्रिपरेशन है, आप पहले से बहुत ज़्यादा स्टूडियस स्टूडेंट थे या आपने एफएमजी की प्रिपरेशन कौन से ईयर से स्टार्ट करी? नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल आपको बोलता हूँ मैं क्या-क्या था। पहले मेरे जो 6 साल थे यूनिवर्सिटी के दौरान, मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी बहुत हार्ड थे। मैं बोला ना, जैसे कि मेरा डीन बहुत टफ है, तो हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को मैं पर्सनली बहुत लाइटली तो कभी नहीं लेता था। मैं मानता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, पर लाइटली भी नहीं लेता था, है ना? तो और एक ख़ासियत बात मेरी थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं कोई भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ था। फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक कोई भी एग्ज़ाम फेल नहीं हुआ था। मैं मानता हूँ मैं एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं था, पर मैं वो 3 नंबर वाला स्टूडेंट भी नहीं था। मैं वही 4 4 4 4 4 4 मैं हर जगह 4 4 रखता था। मैं मीडियम स्टूडेंट था, पर मैं कंसिस्टेंट था। आप जितना कंसिस्टेंट होते हैं अपने पढ़ाई पे, आप उतने आगे जाएँगे। आप आज 5 रख रहे हैं, आज आप बिल्कुल एक्सीलेंट रख रहे हैं पहले 2 साल, फिर आप उसके अगले 2 साल आप 3 पे आ जा रहे हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है स्टडीज़ में ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो आपका जो पड़ाव है ना, वो पार हो जाएगा। आप, मानता हूँ आप टॉप नहीं करोगे, टॉप करने की ज़रूरत भी नहीं है, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है आपकी स्टडीज़ में, सो दैट आपको जो रिक्वायर्ड है उस टाइम पे आप उसको अचीव कर सको। मुझे यही लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। सर तो आपने एफएमजी की प्रिपरेशन अपने कौन से ईयर से स्टार्ट करी थी? मैं सच बताऊँ तो मैं अपना यूनिवर्सिटी डेज़ में, मेरे जो करिकुलम थे यूनिवर्सिटी में, मैं उसको थोड़ा-सा अटेंटिवली देखता था, पर मैंने सीरियसली प्रिपेयर किया जब मैं रशिया से होके इंडिया आ गया था। वो जो 6 महीना थे, वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे, और तब भी मुझे वन टाइप ऑफ, उस टाइम में जैसे मैं आया था, मैं बोल रहा हूँ 2021 में पास आउट हुआ था। तब आप याद करो, वो दिन था जब चल रहा था कोविड का सेकंड वेव, ओके? तब भी ह बाहर में रहना उतना सेफ नहीं था, तो मैंने ऑप्ट किया था घर पे बैठ के पढ़ने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस मैंने लिया रखा था, ठीक है? पर अरे! ऑनलाइन क्लासेस मैं ले रखा था अपने कोचिंग से, एनएलसी करके एक है, डॉक्टर आशीष करके पढ़ाते हैं, है ना? तो उनका मैंने ले रखा था क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, पर क्लासेस बहुत लंबे-लंबे तक होते थे। 10 घंटे, 11 घंटे तक होते थे। मैं बैठता रहता था, और जैसे मैं घर पे रहता था ना, मुझे हमेशा एक चीज़ मेरे दिमाग में रहता था, अगर मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं करूँगा, तो मेरे आस-पास जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनको मैं क्या मुँह दिखाऊँ? मतलब कि जैसे कि आप जाते हो, बाहर जाते हो ना, तो आप, मानता हूँ आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स बोलते रहते हैं, जो कि बोलना नहीं चाहिए, जो कि बाद में आपको गिल्टी फील होता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोलते हैं।
जो है वो है। पर मुझे ये ऐसे दिल में मेरा हमेशा था कि मैं ये अगर कुछ नहीं कर मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो शायद मेरा फ्यूचर इज ऑल अबाउट गॉन। कुछ है ही नहीं मेरे पास अभी, क्योंकि बस वही एक एग्जाम था जो ये डिसाइड करता था इंडिया में कि आप एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं या फिर एक 12th पास किड है। आप यही एग्जाम आपको डिसाइड करता था कि आप इंडिया में एक बच्चा है या फिर एक डॉक्टर है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपका एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कैसे फ़ील हुआ? आपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया हाँ, था? तो सुनिए, हाँ, तो मैं वो भी बात बताता हूँ। जैसे कि मैंने एफएमजी एग्ज़ाम दिया था, तो क्या होता है ना, हमारा पेपर 2 पेपर होता है। थोड़ा अब सबको पता है, पहला 150 क्वेश्चन, सेकंड 150 क्वेश्चन। तो मेरे साल में क्या हुआ था ना, जो पीएसएम का पेपर होता था ना, हमको एक्सपेक्टेड था कि हम पीएसएम से खींचेंगे, है ना? मुझे बहुत एक्सपेक्टेड था कि मैं पीएसएम से खींच लूँगा, जितना भी आएगा 80% तो स्कोर कर ही लूँगा। पर जब पीएसएम में पेपर आया, वो पेपर बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गया। मतलब कि पीएसएम बहुत फैक्चुअल पेपर होता है ना, पीएसएम का आपको आइदर पता है या फिर नहीं पता है, आपको उसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उस साल क्या हुआ ना, जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत किए होते हैं ना, तो आपको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है कि यार ठीक है, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, तो मैं ये कर ही लूँगा। पर जैसे आप पेपर में बैठते हो और अगर आपके 300 में से अगर 100 क्वेश्चन भी ऐसा लगेगा ना कि मैं कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं हूँ कैसे-कैसे क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर आपका खराब खराब चला गया, है ना? पूरा गया आपका पेपर, आप तो फेल ही हो। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैंने सोच लिया था, जैसे कि मैं घर आ रहा था, मतलब शाम के ट्रेन पकड़ के घर आ रहा था एग्ज़ाम खत्म करके, तो मुझे आज भी याद है, वो सीट के पास में बैठ के मेरे आँख में खुद ब खुद आँसू आ रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ। और जैसे कि मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि मैं फेल हो चुका हूँ, तो मैंने ना वो आके जो रिकॉल क्वेश्चंस वगैरह वो वगैरह नहीं देखे, क्योंकि मेरे माइंड में ये सेट हो गया था कि मैं फेल हो चुका हूँ। तो मैं तकरीबन आपको पता है जैसे एग्ज़ाम होता है तो 15 डेज़ बाद रिजल्ट आ जाता है ना? तो शायद मैं 7 टू 8 डेज़ मैं अपने रूम में बंद होके रहा था। मैं मतलब कि मेरे घरवालों को मुँह ही नहीं दिखा पाया था, और मेरे घरवाले ये बोलने लगे थे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, तो और 1 साल और 1 6 महीना पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें इतना डिप्रेशन में जाने की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे घरवाले इतने डर गए थे कि मेरे मम्मी आके मेरे पास रात को सोने लग गए थे और थे भी। उनको लगा कि खूब ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है। मतलब इतना मैं नहीं गया था, लेकिन उनको लगने लगा है। पर सोच सकते हो ना कि मतलब आप 6 साल पूरा पढ़ाई करके आए हो और फिर ऐसे अगर मुँह लटका के रह जाओगे तो लोग घर वाले तो सोच लेते हैं कि फेल हो गया है, इतना दुखी-दुखी था ना। और जैसे रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आया, तो मैंने अपना रिजल्ट चेक किया, तो मेरा रिजल्ट था 198 आउट ऑफ 300। और आप सबको आप शायद कई नहीं देखे होंगे ना, पासिंग सर्टिफिकेट कैसे दिखता है स्क्रीनिंग, है ना? तो मैं स्क्रीन में उनको भेजा हूँ वो सर्टिफिकेट मेरा, वो आप देख सकते हो कि कैसा होता है वो सर्टिफिकेट, उसमें कैसे वो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या लिखा रहता है ना, आपको स्क्रीन स्क्रीनिंग में दिख सर्टिफिकेट जाएगा। क्या होता है सर? जी? स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट क्या होता है? स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट यही होता है, जैसे कि आप एफएमजी पास किए, है ना? और बाकी जगह पे क्या होता है ना, शायद आप एंट्रेंस पास करते हो तो आप ऑनलाइन में डाउनलोड कर लेते हो रिजल्ट। पर एफएमजी में क्या होता है ना, आपको डेली बुलाया जाता है एनबी के ऑफिस, एनबीएमएस, है ना? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप वहाँ पे जाओगे, आपका शायद एक 2-3 मिनट का वहाँ पे इंटरव्यू भी वो ले लेते हैं। आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ पे है, वो आपके जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्योंकि सिंस आप सुने होंगे शायद बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ये वाला वो जो स्कैम में फँसे हुए थे, कुछ फर्जी वगैरह हुआ था, उसको लेकर मैं उतना श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, पर मैं इतना जानता हूँ कि जो मैंने फेस किया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। चारों तरफ बिल्कुल आपको 2 या 3 काउंसलर्स होंगे बैठने के लिए वहाँ पे। जब पास कर जाओगे, है ना? तो आपको वो स्लॉट मिलेगा, आपको किस स्लॉट में डेली जाना है, एनबीएमएस का ऑफिस। वहाँ पे आप जाओगे, तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है ना, ओरिजिनल्स सब लेके जाना है वहाँ पे। वो लोग वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आप हैं कि नहीं, फिर आपको पूरा फिजिकल फॉर्म में ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके हाथ में दिया जाता है। एनबीएमएस की तरफ से वो स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट होता है, वही सब कुछ डिपेंड करता है ना। आप सोचोगे कि वो एनबीएमएस का जो स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तो सबको बोलूंगा कि उसको आप पहले लाओ और फिर तुरंत ही उसको लैमिनेट करके रख लो। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही डिसाइड करता है ना। आप मैं बोला आप मैं आज तक उसके बाद जितना भी जॉब के लिए गया हूँ, जेआरसी के लिए गया हूँ, इंटर्नशिप के लिए गया हूँ, या फिर मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए गया हूँ, हर जगह आपको वो चाहिए ही चाहिए। पहला सवाल वही पूछेंगे आपसे, वेयर इज योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके ना? सो रजिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, आपका स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट। तो इस स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ही होता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग होता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो अलग हो गया ना। देखिए, स्क्रीनिंग आप जब एफएमजी का स्क्रीनिंग एग्जाम पास कर लेते हैं हाँ, तब भी उसमें आपको मिलता है। रजिस्ट्रेशन हो गया जब आप अप्लाई कर रहे हैं मतलब कि कोई सा भी गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप देखिए, आप इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस करिए, कहीं पे भी, है ना? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा खुद को, उनके रजिस्ट्री बुक में, है ना? हर स्टेट में उनका मेडिकल काउंसिल होता है, उसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको अपना डाटा देना पड़ेगा, आप कहाँ से पास किए हैं, कहाँ पढ़े हुए हैं, कहाँ पे आपका सब कुछ डोमिसाइल वगैरह है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तभी आपको रजिस्ट्री मिलता है, और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मेरा जैसे कि 1 महीना पहले रिन्यू करने को था, तो मुझे नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि अभी हर एक स्टेट में क्वाक्स होते हैं ना,
स्क्वाड्स जो विदाउट बिना डॉक्यूमेंट्स जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उन सबको हटाने के लिए गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं हर स्टेट में, है ना। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो बहुत जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आपको उसको अपडेट रखना है। ऐसा नहीं कि आप बस एक बार ले लिया और उसको रिन्यू भी नहीं करा रहे हो, रिन्यू भी करना रहता है हर एक साल में। अच्छा, तो फिर एंड आपको फिर हॉस्पिटल कैसे मिलता है इंटर्नशिप के लिए? जैसे आपको उड़ीसा में हाँ, हॉस्पिटल ठीक है, ठीक है। तो फिर आपका बेसिकली ये सवाल है कि आपने एफएमजी स्क्रीनिंग पास कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, है ना। जैसे कि आपने एफएमजी स्क्रीनिंग पास कर लिया, आपका सर्टिफिकेट आ गया दिल्ली ऑफिस से, दिल्ली एनबीएमएस ऑफिस से आपने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अपने देखिए, हर एक स्टेट में प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आइदर ये होगा और वो होगा, ऐसे करके, है ना। आइदर ऐसे हो सकता है कि आपको अपने मनपसंद के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप वहां पे चाहिए और उनको बोलिए कि मुझे इंटर्नशिप करना है, और उसके लिए भी और जो अपना एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसने भी एक गाइडलाइंस बताया हुआ है कि आपके कॉलेजेस में जितने भी बच्चे होंगे, जैसे कि सोच लीजिए आपके घर के पास कोई मेडिकल कॉलेज है, उसमें सीट्स है 100, तो वहां पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं 7.5% फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो सोच लीजिए 100 बच्चों पे 8 बच्चे, अगर 200 सीट है तो आप मान के चलिए 15 बच्चे, है ना। ये ऐसा है, अभी अभी फिलहाल ऐसा है, पर शायद अभी नंबर बढ़ गया होगा, क्योंकि मैं 2022 में किया था, तो अभी 2025 में क्या है मुझे सच नहीं पता है, पर मेरे साल में ऐसा था कि 100 बच्चे पे 8 बच्चे सर अलाउड हर मेडिकल कॉलेजेस में। तो फिर हर एफएमजी को हॉस्पिटल मिल जाता है ना इंटर्नशिप के लिए? हाँ, हर बच्चे को मिल जाता है, हर बच्चे को मिलता है। एंड पर ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली में, दिल्ली क्या है ना, दिल्ली बहुत बड़ा स्टूडेंट हब है, डॉक्टर्स हब है ना। वहाँ पे बच्चे पीजी के प्रिपरेशन करते हैं, एफएमजी के प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत सारे बच्चे रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे अप्लाई करते हैं, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज होता है या फिर कुछ अलग होता है, लेकिन वहाँ पे सब बच्चों को नहीं मिल पाता है, वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे, मेरे ख्याल में, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, दिल्ली में थोड़ा सा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मिल जाता है। पर आपको थोड़ा सा मे बी 3-4 मंथ्स आपको वैकेंसी को चेक करना रहता है ना, कि कितना वैकेंसी निकला है। वैकेंसी निकलता रहता है, आपको चेक करना रहता है ना उसके हिसाब से। लेकिन जैसे मेरे स्टेट है उड़ीसा, तो वहाँ पे एम्पल अमाउंट्स में मेडिकल कॉलेजेस है, और वहाँ पे सीट्स भी बहुत ज्यादा है। एंड और एक खास बात, हाँ, और एक खास बात मेरे स्टेट में उड़ीसा में, जैसे कि 2022 में ही इंडिया गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था, जो भी बच्चे इंटर्नशिप करेंगे फ्रॉम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पर्सपेक्टिव, दे विल गेट स्टाइपेंड। एंड वो मेरे बैच में, जैसे मैंने ज्वाइन किया था, तभी बहुत सारे स्टेट थे, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे कुछ स्टेट में इंटर्नशिप के टाइम स्टाइपेंड नहीं मिला हुआ था, ठीक है। लेकिन मेरे मेरे स्टेट में मुझे मिला हुआ था, कितना मुझे मिलता है स्टाइपेंड मिला था 28,000 पर मंथ, एंड इट वाज नॉन टैक्सेबल। आपको? एंड राइट नाउ करेंटली इट इज गोइंग ऑन टुवर्ड्स 42,000 पर मंथ। अच्छा, अभी आपको आपके स्टेट में 42,000 स्टाइपेंड मिल रहा है पर मंथ? मिल रहा है, जो एफएमजी ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट कर रहे हैं इंटर्नशिप, उन सबको 42,000 अभी मेरे स्टेट में मिला है। 42,000 ये डिफर करता है, हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। मेरे स्टेट में भी 42,000 है, उड़ीसा में 42,000 है, तो बाकी स्टेट पे अलग अलग होता है, वो सब्जेक्ट टू चेंजेस। ओके, वो कभी कभी जैसे कि यूपी में शायद मैंने सुना था 12,000 है, तो वो डिफर करता है। तो मैं उसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं किया हूँ, तो मुझे नहीं पता है, तो आपको उसके हिसाब से बताना पड़ेगा कि कैसे होता है, पर मिलता है, ये एज पर रूल मिलता है। और मैं मुझे मिला हुआ है 28,000 पर मंथ, जब मैंने 2022 में किया था। एंड आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, एंड आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए कैसे पता चलता है कि वैकेंसी है, एंड कैसे आप सिलेक्ट हुए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? इंटर्नशिप जैसे खत्म कर ली, इंटर्नशिप खत्म करने के बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है स्टेट में, है ना। आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो इंटर्नशिप कंप्लीट किए हुए हैं, उसका एक इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है उस कंसर्न मेडिकल कॉलेज से। आप उस कंसर्न मेडिकल कॉलेज से वो सर्टिफिकेट कलेक्ट करके उसको आपको जमा करवाना रहता है अपना जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वहां पे। जब वहां पे आप करेंगे, तो वहां पे आपका रीवेरिफिकेशन होगा कि जो आप पेरेंट आपका एमबीबीएस कॉलेज है, जैसे कि आप समारा में से कर रही है, या फिर मैं ऑरेंजबर्ग से कर रहा था, तो वहां पे ये लोग क्या करेंगे ना, एक मेल भेजेंगे कि ये कंसर्न्ड डॉक्टर्स हैं, ये आपके जो मेरा जो डिग्रीज है ना, जो मेरा रशियन डिग्री है, वो सब कुछ को अटैच करके वो भेजेंगे यूनिवर्सिटी को, कंफर्म कराने के लिए कि क्या ये बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। फिर क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिले ये हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि हमको कौन से लैंग्वेज में रिप्लाई करना है। लेकिन बहुत सारे टाइम में क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी बोलता है कि हम तो रशियन लैंग्वेज में ही रिप्लाई करेंगे, क्योंकि वो अपना लैंग्वेज है। और पर इंडियन गवर्नमेंट, अपना जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है, वो बोलता है कि हमको रशियन क्या पता, हमको तो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको ये डिपेंड करता है आपके कंसल्टेंसी के ऊपर। ये इसमें कंसल्टेंसी का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपका कंसल्टेंसी, आप अपने कंसल्टेंसी की तरफ से नहीं गए हुए हैं, है ना, आप ऐसे ही कैसे चले गए हैं अपने दोस्त के, हाँ, दोस्त के बोलने पर या फिर कुछ ऐसे बोलने पर, तब भी फिर आपको कुछ आपको शायद कुछ मदद नहीं मिल सकता, है ना। आप यूनिवर्सिटी इंडिया में बैठ के आप यूनिवर्सिटी को किसको फोन करोगे, किसको मेल करते रहोगे, और आपकी बात सुनेगा कौन। तो इस टाइम पे कंसल्टेंसी का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर वो लोग मैसेज रिले करते हैं किसको, अपने डीन को करते हैं। आपका एक फैकल्टी होता है,
फॉरेन स्टूडेंट करके फैकल्टी होता है, उनका वो जो भी उनका वर्कर्स होते हैं उनको मैसेज किया जाता है कि आपको रिप्लाई इंग्लिश में चाहिए, है ना? तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं अंग्रेजी में, फिर अंग्रेजी में आपको मिलता है रिप्लाई। तो इससे भी बहुत ज्यादा लेट हो जाता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने में, है ना? तो मैं ये हमेशा बोलूंगा जैसे कि आपका शुरू हो जाता है इंटर्नशिप, आप जो 1 साल का ड्यूरेशन रहता है आप उसी दौरान ही बोल दीजिए अपने रजिस्ट्रेशन जो मेडिकल काउंसिल को, स्टेट वाले को, रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होता है कि आप वो भेज दें, मेल भेज दें कि आपका वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि तब तक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ था, मेरे इसलिए लेट हो गया था, थोड़ा सा 2-3 महीना लेट हो गया था, क्योंकि मैं मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग वेरीफाई नहीं किए हैं, क्योंकि वो लोग रशिया में भेजे और ये लोग इंग्लिश में मांग रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने एक दिन वो रजिस्ट्री जो होता है ना अपना स्टेशन होता है ओडिशा काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन में, वहां पे जाके उनके कंप्यूटर में चेक किया, तो फिर मुझे पता चला कि यार यार ये लोग भेज रहे हैं रशियन में। तो फिर मैंने उनको इंग्लिश में करवाया अपने यूनिवर्सिटी से, फिर मेरा हो गया था। तो ये चक्कर है। तो फिर क्या हुआ ना, आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन आ जाता है। अब जैसे आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन आ गया, नाउ यू आर ए डॉक्टर इन इंडिया। ओके, नाउ वी विल सी द एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब कि आप एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन के बाद आप कोई भी जॉब कर सकते हो। पहला जॉब है कि आप कोई भी जेआरसी ज्वाइन कर सकते हो, जूनियर रेसिडेंसी जिसको बोलते हैं। कोई भी वो जेआरसी निकलता रहता है, हर एक मेडिकल कॉलेज में अलग अलग रहता है, आपको उनकी वेबसाइट में जाना पड़ेगा तो वो नोटिफिकेशन निकलता रहता है जेआरसी के लिए, है ना? आप जेआरसी के लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो जेआरसी का सैलरी ऐसा रहता है 56,100 रहता है उनका सैलरी, है ना, जो बेसिक्स होता है। और उसके ऊपर इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव ऐसे होता है कि आप किस जगह पे हैं, कोई कोई जगह पे 20,000 होता है, कोई कोई जगह पे 30,000, कोई कोई जगह 10,000। तो वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो मे भी आप मान के चलिए कि इनिशियली इट विल बी 56,100। तो आपके ऊपर कुछ मिला तो मिला, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हो गया पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि आप ट्यूटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर ट्यूटर एफएमजी को ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ट्यूटर जॉब ऐसा होता है कि आप जो सोच लीजिए ट्यूटर पोस्ट निकला है बायोकेमिस्ट्री में, तो यहाँ पे जो एकेडमिक्स होता है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट का, उनका एकेडमिक्स के बेसिस पे उनको ट्यूटरशिप पोस्ट मिलता है कि उनका अगर वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा उस सब्जेक्ट में, या फिर वो बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ होगा, या फिर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा इंडिया में, तभी उनको ट्यूटरशिप जो पोस्ट मिलता है ना। तो ट्यूटरशिप पोस्ट शायद आप मान के चलिए कि शायद आपको ना मिले, अगर कोई अप्लाई ही नहीं किया हो तो शायद आपको मिल जाए, पर ऐसे बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब तीसरा एस्पेक्ट ये है कि आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब कर सकते हैं, या फिर एक कर सकते हैं कि वहां पे यहाँ पे जॉब होता है कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ। कैजुअलिटी में आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। तो आप करके आप स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। जैसे कि आपने कैजुअलिटी में बैठे हुए हैं, एक पेशेंट आया, आपका ट्रॉमा का पेशेंट आया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपने बस मरहम पट्टी किया, इंजेक्शन लगवाया उसको जितना भी चाहिए उसको, पेन के लिए टिटन टीडी लगाया, उसके बाद आप कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दीजिए, ऑर्थोपेडिक्स को भेज दीजिए। ऐसे जॉब होता है, फर्स्ट लाइन जॉब होता है ना, ये वाला जॉब कर सकते हैं। तीसरा हो गया आप कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। आप नियरेस्ट कोई भी सीडीएम ऑफिस में जाइए, पूछिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कहाँ पे है, और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिल ही जाता है। पर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का दिक्कत यही है कि उनका बस बेसिक सैलरी ही मिलता है 56,100, और कुछ नहीं मिलता, बस वही मिलता है। तो बाकी उसके बाद उसके बाद आप पीजी के लिए जा सकते हैं, पीजी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पीजी के लिए जा सकते हैं, है ना। फिर आ गया आखिर में सबसे जरूरी होता है, वो होता है रेगुलर मेडिकल ऑफिसर जॉब। रेगुलर मेडिकल ऑफिसर जॉब बस वही निकाल सकता है जो कि स्टेट का काउंसिल है, जो कि स्टेट काउंसिल जिसे पीएससी जो बोलते हैं। जैसे कि अपना यूपीएससी हो गया, यूनिफाइड होता है ना अपना यूपीएससी का सीएम, उसको बोलते हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएमएस। ओके, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। उसमें क्या होता है ना, आपको उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है, सीएमएस। और बाकी एक जॉब हो गया तुम्हारा जो स्टेट में है, वो स्टेट में भी स्टेट काउंसिल होता है, वो कंडक्ट कराता है, वो स्पेसिफिक पोस्ट निकलता है ना। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये हर एक बात में मैं ये बोलता हूँ ना, आप अभी कोई भी एग्जाम देखिए, कोई भी कुछ भी देखिए, सब जगह पे आपको एक चीज मिलेगा, वो है एंट्रेंस। आपको एंट्रेंस के थ्रू जाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप शायद पास भी कर लें, पर आपको एंट्रेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो और एक जॉब भी आप कर सकते हो कि जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक होता है कि आप डिस्पेंसरी में जॉब कर सकते हो, जैसे कि हो गया अपना जेएसडब्ल्यू हो गया, टाटा हो गया, टाटा स्टील फाउंडेशन हो गया, और बाकी बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे भी जॉब मिलता है। और एक जॉब भी आप कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर सकते हो, जो कि आपको क्रॉस वेरीफाई करना रहता है। जो क्लेम होता है तभी आपको जो क्रॉस वेरीफाई करना होता है। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स और भी हैं, शायद मैं मिस कर रहा हूँ, पर बेसिकली एक डॉक्टर को जो कि आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी हो। जॉब देखिए, जॉब तो जो ट्रक चला रहे हैं वो भी है, लेकिन आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपने इतने साल मेहनत की है। तो मैं उसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ। और बाकी और एक भी नया इंडिया में फैशन है, प्लाप देने का एक फैशन है, और एक यूएसएमएल देने का भी एक फैशन है। तो आप फैशन कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू पास एफएमजी फर्स्ट एंड यू हैव टू कंप्लीट योर 1 ईयर इंटर्नशिप। ओके, एंड आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी सैलरी कितनी है सर?
सैलरी अभी जैसे कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी बात कर रहा हूँ, जैसे कि अपना बेसिक पे होता है, बेसिक पे अभी एक मैं ग्रेड 1 मेडिकल ऑफिसर, ग्रेड 1 पोस्ट होता है। तो ग्रेड 1 पोस्ट में जितने भी हायर पोस्ट होते हैं वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है ना? तो ग्रेड 1 जब बेसिक पे होता है वो हाईएस्ट होता है 56,100 का एज ऑफ नाउ। अभी अगले साल 8th पे कमीशन आ जाएगा तो वो मे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पर एज सच नाउ हम बात कर रहे हैं। और मैं भी आपको भेज दिया हूँ मेरा रिसेंट ये जो, हाँ, 2025 जनवरी में मेरा एक सैलरी स्लिप हुआ था, तो उसका एक मैंने भेजा हूँ, स्लिप भेजा हूँ, वो आप स्क्रीन पे ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे कि होता है ना, 56,100 होता है अपना बेसिक पे, उसके ऊपर मिलता है डीएनएस अलाउंस मिलता है 53%। तो आप मान के चलिए तो हो जाता है वो अराउंड 88,000 अराउंड हो जाता है, 85,000 प्लस तो हो ही जाता है ना। उसके ऊपर एचआरए भी मिलता है। एचआरए होता है अराउंड आपके आप किस जगह पे रह रहे हैं उसके हिसाब से एचआरए मिलता है, कहीं पे 4% ऑफ बेसिक पे होता है, कहीं कहीं पे 8% बेसिक पे होता है, कहीं कहीं पे 12% बेसिक पे होता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे रह रहे हैं। और तीसरा है, अगर आप वहां पे हॉस्पिटल में जहां पे आप जॉब कर रहे हैं है ना, वहां पे अगर आपने ले लिए हैं क्वार्टर्स ले लिए तो आपको एचआरए नहीं मिलता, पर आप क्वार्टर्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपका ग्रोस पे हो गया 88,000। तो उसके बाद अभी आपका डिडक्शन भी होते हैं, पर्सनल टैक्स होते हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस के लिए भी होता है, और बाकी आपका एनपीएस के लिए होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए भी होता है, उसके लिए आपका 10% डिडक्ट हो जाता है। तो जैसे कि 88,000 था तो उसमें से जैसे कि आप देख लीजिएगा सैलरी स्लिप में अभी क्या है क्या नहीं है। तो मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं देखता हूँ, बस जो मिलता है मिलता है। एक लास्ट नहीं क्वेश्चन। देखिए, बाकी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं है ना, सच्चाई में ये बोलूँ, आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, बाकी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। बस आप ये मत सोचिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, वहां पे मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। और मैं जैसे कि डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं, ये सच्चाई है, जो सच्चाई में बता रहा हूँ, आप किसको डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं प्राइवेट में, वहां पे आपकी कुछ हिस्सेदारी होता है, आप कुछ मेडिसिन लिखते हैं उसका भी कुछ हिस्सेदारी होता है। तो ऐसे बहुत कुछ हिस्सेदारी है, तो मैं तो बस आपका मैं बस ऑन पेपर बता रहा हूँ, पर बाकी आपको पता ही इंडिया में क्या होता है। तो अभी कभी आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे भी आपने अब तक प्रैक्टिस करी, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपने रशिया से एमबीएस किया है, ऐसा कोई आपके साथ नहीं, 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 कभी नहीं। जैसे कि मैं देखिए आपको अगर ये वाला थोड़ा-सा फ़ील हो सकता है जब भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो। इंटर्नशिप कर रहे हो थोड़े से, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर मान के चलिए कि मेबी 10 टू 20% मेबी देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन इन इंटर्नशिप, बट इन जॉब नो। आपके जो भी सीनियर्स होंगे वो भी आपको सर करके बोलते हैं। जो आपके हेड होते हैं, मेरा जो हेड है वो भी मुझे सर करके बात करते हैं। जो और बाकी जितने भी स्टाफ्स हैं वो सारे सर करके बात करते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से किए हैं, क्या किए हैं, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका पर्सनालिटी क्या है, आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप देखिए, आप खुद डॉक्टर हैं पर आप खुद को चपरासी जैसा रिप्रेजेंट करेंगे तो लोग आपको चपरासी सोचेंगे, है ना? पर जैसे आप डॉक्टर हैं, आपका एक वैल्यू है और उसको आपको खुद को मेंटेन करना है। उसको कोई आपको बताएगा नहीं कि आप डॉक्टर हैं। आपको खुद को पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट नॉट डू दिस, ये पता होना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप कभी ये मत सोचिए कि लोग आपको जज करेंगे। पहले जज करने वाला आप खुद ही खुद है। आपको खुद जज करने वाला है, आप खुद हैं। तो पहले आप खुद के तस्वीर खुद के सामने अच्छे बनाइए, तो बाकी के लोग भी आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। मैं ये सोचता हूँ। और मैंने ये देखा हूँ कि जैसे कि आप खुद पे अगर डाउट करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है यार मुझे शायद ये कुछ अलग नजरिया में देख रहा है ना, ऐसे फील होता है कभी कभी कि यार नहीं, मुझे थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। कंफर्ट आपको फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप खुद कंफर्ट नहीं हो। ज्यादातर कि लोग आपको कंफर्ट फील कराए, आप खुद कंफर्ट फील करने के लिए आपको खुद को समझना पड़ेगा, आप कहाँ पे हो क्या नहीं हो। और आपको हमेशा जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप आउट ऑफ रियलिटी सोच के ये नहीं सोच सकते कि मैं आज रात भर जाऊंगा और आज रात पढ़ूंगा और कल सुबह वो बन के निकल जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको हर एक स्टेजेस को धीरे धीरे बाय टाइम आपको जीना पड़ता है, फिर आप उभर के निकलते हो। मुझे ये फील होता है। लास्ट क्वेश्चन है सर, एंड 2 मिनट में मीटिंग एंड होगी। अगर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे कि क्या आप ओके। लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं वो सारे बच्चों को जो कि 2025 में एमबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं? क्या उन्हें आना चाहिए या नहीं, या मतलब उन्हें इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल तो मिल जाएगा, बेसिकली अब सबको यही लगेगा? मैं ये बोलना चाहता हूँ हर एक बच्चों को कि आप कभी ना खुद पे डाउट मत कीजिए। और आपने अगर कुछ ड्रीम देखे हैं तो ड्रीम को पाने के लिए उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। किसी बाप में अपने जो आप वो देखे हो ना, थ्री इडियट्स फिल्म, है ना? थ्री इडियट फिल्म में क्या बोलता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, है ना? अभी जितने बच्चे हैं ना 80% तो ऐसे ही है कि अब्बा नहीं मानेंगे। पर आपके अब्बा जरूर मानेंगे अगर आपके अंदर वो जिद होगी ना, कुछ पाने के लिए जिद होगी, कुछ करने के लिए आपको उतनी उम्मीद होगी, खुद से उतनी उम्मीद होगी। और आप अगर उतने मेहनती हो गए ना, आपके पापा ना कभी आपको रोकेंगे या फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं जहाँ पे हूँ मुझे रशिया ने दिया है। तो शायद मैं तो सोचा था ना, मैं तो ये सोच लिया था कि मैं तो जनरल लाइन में जाऊंगा। मैं तो जनरल में पता नहीं आज मैं शायद चपरासी होके बैठा होता। आज आपको तो सब पता है ना, अब इंडिया में कैसे हर एक सीट बिक जाता है। हर एक जितना भी एग्जाम होता है, जितना भी जॉब का एग्जाम होता है, हर एक सीट बिक जाता है एक्सेप्ट आवर मेडिकल प्रोफेशन तो ये भी नीट भी तो बिक जा रहा है ना। तो आप क्या सोच सकते हो? तो ये एकलौता जॉब है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे जॉब भी नहीं मिलता ना, फिर भी मैं कुछ कर लेता क्योंकि मेरे पास डिग्री होता और मैं प्रैक्टिस कर सकता था। मुझे ऐसा फील होता है। तो जो बच्चे आने के लिए सोच रहे हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं मतलब?
हाँ, जो बच्चे सोच रहे हैं वो बिल्कुल आइए और मेहनत कीजिए, है ना? आप मैं ये बोलता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मैं आज बस इंडिया से ही करूँगा और मैं सब कुछ कम्फर्ट में कर लूँगा। सब कुछ चीज़ कम्फर्ट से नहीं मिलता, आपको बहुत सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है, आपको एडॉप्ट करना पड़ता है। एडैप्टेबिलिटी इज़ द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड टू ह्यूमन। हम अडैप्ट नहीं, एडैप्टेबिलिटी आपको हर जगह दिखाना पड़ेगा। देखिए आज आप यहाँ पे हैं, आज कल आपको शायद पता नहीं, आज 20-30 साल में शायद हमको मार्स में भी रहना पड़ेगा, है ना? अब तो बात ऐसी भी चल रहा है। तो बात ऐसा है कि ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता यार। मैं ये मानता हूँ कि रिग्रेट में जीने से अच्छा है कि उस चीज के लिए एक बार ट्राई कर लेना। कि आपको अगर रिग्रेट जिंदगी भर रह जाएगा आपको यार, आप जिंदगी भर रह जाओगे, आपको ऐसा फील होगा ना यार, अगर उस साल मैं कर लेता, अगर मैं चला जाता, अगर यहाँ पे कंपटीशन इतना है यार, 25 लाख बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, सीट कहीं बिल्कुल कम बराबर है, 720 में 50-60 बच्चे 720 नंबर रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है। ये सिंपल मैथ है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज, है ना? आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, पर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा ना। तो जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह फिजिक्स ही चाहिए, फिजिक्स नहीं चाहिए रहता है। कई कई जगह पे हमको दूसरे सब्जेक्ट्स पे, नए नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, पैथो पढ़ना है, मेडिसिन पढ़ने हैं, सर्जरी पढ़ना है, पीएसएम पढ़ना है, तो नई नई चीज भी पढ़ना है। फिजिक्स और बायोलॉजी में नहीं रुकना है, जिंदगी जिंदगी आगे बढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि आप बीएससी करना शुरू कर दो, वो भी नहीं करना। नहीं, एज ए डॉक्टर मैं बोलता हूँ कि नहीं करना है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जनरल लाइन जाने के बाद ना सब बच्चे एक हो जाते हैं। आप बीएससी किए हो, एमएससी किए हो, पीएचडी किए हो, एमफिल किए हो, या फिर बीए किए हो, बीकॉम किए हो, सब एक हो जाते हैं क्योंकि सब बच्चे एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम सब देते हैं। तो आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिविटी नहीं रहता। देखिए आप, अगर एक्सक्लूसिविटी आपके लिए, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स वाला एग्जाम बस हम ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, है ना? तो वो एक्सक्लूसिविटी हमारे पास ही है कि बॉस हम ही दे सकते हैं, है ना? तो बच्चे जितने भी हों, कुछ भी बढ़ जाए, लेकिन कोर्स वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, सब कुछ करिकुलम वही रहेगा, और कंपटीशन जितना जनरल में हो रहा है उतना ज्यादा तो नहीं है ना हमारे में। मुझे तो यही लगता है। सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने इतना ओके टाइम दिया, आपने जॉब्स ओके मैनेज और कई सारी चीजें मैनेज करते हुए आपने हाँ बोला, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक कि आपके बाद, आपके वीडियोस के बाद, आपकी चीजों बातें सुनने के बाद बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, तो किसी को नहीं पता होता कि एफएमजी की बात क्या है। हाँ, एफएमजी के बाद बहुत कुछ है, आप खुद ही खुद उसको ढूंढ लोगे। पर बात ये कि आपको कहीं, देखिए आपको कहीं पहुंचने के लिए ना आपको कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। पर आप घर से निकलोगे ही नहीं और आप बोलोगे कि यार मैं तो आज रात ही सब कुछ मुझे मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम हमको कोई जादुई कलम देके भगवान ने पैदा नहीं किए हैं, या फिर हमारे जो पेरेंट्स है वो इतने काबिल नहीं है। ये सच्चाई है। हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो हम रशिया जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पा रहे प्राइवेट कॉलेजेस। ये हम्म। सच्चाई है। इसमें इसमें छुपाने की बात नहीं है। हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की सोच ही ऐसी होती है। तो आपको कहीं से तो निकलना पड़ेगा। पर आप घर बैठे बैठे ये नहीं हो सकता कि आप ये सोचोगे कि हाँ मैं नीट एग्जाम दे देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद सोचूंगा। और मैं ये बात आपको क्लियरली आज बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं नीट के बाद देख लूंगा, उनका एक ही चीज होता है, आइदर साल ड्रॉप होता है, या फिर आप कोई जनरल लाइन, गलत लाइन चुन लेते हो। सिंपली आप कोई गलत लाइन चुन लेते हो क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और आपके पेरेंट्स भी लाइक कि हाँ यार ठीक है, आप 2 साल कोशिश किया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फिजिक्स के वजह से आपको नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप बिलीव नहीं करोगे, एक मेरा दोस्त है जो कि एकेडमिकली मेरे यूनिवर्सिटी में एकेडमिकली इतना अच्छा नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ, वो सच में नहीं था। और उसने शायद हमारे जितने भी सेमेस्टर एग्जाम है, वो हर सेमेस्टर में वो कोई ना कोई सब्जेक्ट में लुढ़क जाता था। हर सब्जेक्ट में, मतलब हर सब्जेक्ट में नहीं, हर सेमेस्टर में। जैसे हर सेमेस्टर में 2-3 एग्जाम होते रहते हैं, थर्ड ईयर में तो 5-6 एग्जाम हो जाते हैं, है ना? तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में लुढ़क जाता था अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आप बिलीव नहीं करोगे वो अभी क्या कर रहे हैं। आप पूछो जरा आपको, सर क्या कर रहे हैं अभी, वो सर क्या कर रहे हैं, पूछो मुझे, मैं मैं भी बताना नाम चाहता हूँ। क्लियर कर लिया उन्होंने। तो वो अभी एम्स भोपाल में ऑर्थोपेडिक्स में जेआरशिप कर रहा है। अच्छा। समझ सकते हैं? तो मतलब आप कर सकते हो, बस आपको मेहनत करनी है। आपको मेहनत करनी है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं बोला ना, एक ही चीज जरूरी है कि आपके पास डिग्री क्या है, आखिर में वही मैटर करता है। मैटर नहीं करता आप कहाँ से किए हो, क्या किए हो, क्यों नहीं किए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है आखिर में आपके पास ठप्पा किस चीज का है। बट ठप्पा सबसे जरूरी है कि भाई मेरे पास एमबीबीएस पे ठप्पा है, हाँ मैं एमबीबीएस वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि आप एक बार एमबीबीएस कर देते हो ना, फिर आप ना सेकंड क्लास जॉब नहीं कर सकते, थर्ड क्लास जॉब नहीं कर सकते, फोर्थ क्लास जॉब नहीं कर सकते। आपको करना है तो फर्स्ट क्लास जॉब भी करना है, ये मान के चलो। पर आप पीएचडी करके थर्ड ग्रेड की जॉब कर सकते हो, फोर्थ ग्रेड भी जॉब कर सकते हो, सेकंड ग्रेड भी जॉब कर सकते हो। पर कोई एमबीबीएस करके तुम कोई सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड जॉब कर ही नहीं सकते। आपको फर्स्ट ग्रेड ही जॉब करना है। आइदर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, नहीं तो आपको मेडिकल ऑफिसर की जॉब करना है। तो आपका एक बार एक्सक्लूसिविटी मेंटेन हो जाता है। आप ये मान के चलो कि आपका एक्सक्लूसिविटी बहुत ज्यादा मेंटेन हो जाता है। आप डॉक्टर ही डॉक्टर कहलाओगे। इट डजंट मैटर आप घर बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। वो ठप्पा जरूरी है। आप देखे हो ना वो पुष्पा मूवी में ब्रांड,
वो ठप्पा उसके पीठ में लगा होगा। बहुत ज़रूरी है, वो एमबीबीएस को लग जाता है उसके बाद। चलिए, मुझे थैंक तो यू ऐसा सो फ़ील होता है। ठीक है सो ठीक है, मच ठीक है, ठीक है। फॉर योर ओके, टाइम। ओके। वेलकम। थैंक यू। ओके। थैंक यू। ओके।